नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। प्रदेश के पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की अंतिम यात्रा देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय से निकाली गई, जिसके बाद हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा के दौरान सीएम धामी, कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़खड़ी घाट पर नेताओं और समर्थकों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जबकि सीएम ने स्वयं अर्थी को कंधा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने खंडूरी को अनुशासन, सादगी और राष्ट्र सेवा की मिसाल बताया। उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। सरकार ने 3 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की हुई है और अंत्येष्टि के दिन सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहे। देखिए, हमारे अभिभावक थे और उनका पूरा जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है, प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने चाहे सेना के अधिकारी के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी सेवा देनी हो, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में या भारत सरकार की मंत्री के रूप में अनुशासन, नियम, संयम, समय की पाबंदी, वो सभी ऐसे अनुकरणीय पहलू हैं जो हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। उनका जाना बहुत दुखद है। हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता था, घर के हमारे बड़े थे, हमेशा उनकी छत्र छाया थी। उनके जाने से जो खालीपन महसूस हुआ है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जनरल भूपेंद्र खंडूरी जी, जो वर्षों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे, सेना में अधिकारी रहे, बहुत ही उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप, इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको शुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। खंडूरी जी से हमारा बहुत प्रेम था और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी और उसके बाद भी, उससे पूर्व भी, मुझे लगता है उत्तराखंड के वो देव पुरुष थे और उत्तराखंड के लिए उन्होंने बहुत प्रयास और बहुत प्रयत्न किया और अपने समय में उन्होंने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारे जो उभरते हुए चेहरे थे उनको उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। तो कहीं न कहीं वो प्रतिभा के दो धनी थे ही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में पंडित नरेंद्र तिवारी जी और जनरल खंडूरी जी को सबसे अव्वल दर्जे का मैं मकाम देता हूं, क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम किया। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास के प्रति सोच थी और बड़ी सोच के व्यक्ति थे। सत्ता पक्ष, विपक्ष उनके यहाँ मायने नहीं रखते थे। अगर कोई सही बात है तो सदन में, अगर एक बार एक विषय था जिस पर मैंने सवाल पूछा और मैंने दस्तावेज के आधार पर तार्किक बात रखते हुए कहा कि सरकार गलत बोल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी खंडूरी जी पहले मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं अभी तक जिन्होंने ये बात स्वीकार की कि वाकई हम गलत हैं और आप सही हैं, और मैं सरकार की ओर से आपको आश्वासन दे रहा हूँ इस कमी को। और जिस तरह का आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये उनकी जो जनसेवा थी उत्तराखंड के लिए, जो उन्होंने सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे राजनीति में कार्य किया, यहाँ का विकास किया, सबको साथ लेके चले, बड़े चरित्रवान भाई थे, हमारे बड़े भाई थे। आज हम सब बहुत दुखी हैं और सही श्रद्धांजलि होगी। हम सब निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ राज्य की सेवा करें। ये बहुत ही दुखद घड़ी है। जनरल खंडूरी जी का अपने प्रदेश में, अपने देश में बहुत योगदान रहा, और रक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। और एक प्रकार से मिलिट्री से रिटायर होने के बाद वो यहाँ के जन नेता बन गए थे। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और जो काम उन्होंने किया, जितना सड़क का काम सब जानते हैं उनके बारे में, और हमारे प्रदेश को उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया और प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, और देश में भी उन्होंने सड़क परिवहन में बहुत ऊंचा काम किया। एक प्रकार से मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मेरे बड़े भाई थे, अब वो हमसे बड़े पार्टी में वही थे, वो चले गए, तो निजी रूप से भी मुझे उसका दुख है।
और प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदायक है। आज जो हम लोगों ने खोया है, जिस प्रकार से एक बहुत स्पष्टवादी जो राजनीति है उसके प्रतीक थे खंडूड़ी जी, और पिछले करीब 26-27 सालों में मुझे खंडूड़ी जी के साथ बहुत काम करने का भी अनुभव रहा। उनका मंत्री भुवन चंद खंडूरी जी का निधन कल हुआ था और आज खटखड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त सेना के रिटायर अफसर हैं बेटा जी। बेटा जी, कैसे याद करेंगे? खंडूरी जी चीफ मिनिस्टर भी रहे, सेंटर के मिनिस्टर भी रहे, पर वो राष्ट्रपति, मेरा उनका जो संबंध था इस राष्ट्र संबंध, और आज जो इतनी सड़कों का निर्माण हुआ है सब हमें आज के राजनीतिक को आज के समाज को उनकी खोज पे चले हमारी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पिता जी, तो सेना के अफसर रह चुके हैं। उनके भी आज भुवन चंद खंडूरी जी को यहाँ पर याद करते हुए नजर आए। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी के लिए। रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, जन्म 1 अक्टूबर 1934, देहरादून। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से सैन्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से रक्षा प्रबंधन की पढ़ाई। 1954 से 1991 तक भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में सेवाएं दी। 1971 भारत पाक युद्ध में रेजिमेंट कमांडर रहे। सेना में चीफ इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ब्रिगेड कमांडर जैसे अहम पद भी संभाले। आर्मी मुख्यालय में एडिशनल मिलिट्री सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे। मेजर जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए। 1991 में पहली बार गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 1952 से 1997 तक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1952 से 1997 तक उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई के उपाध्यक्ष रहे। 12वीं लोकसभा 1998 से 1999 तक सांसद रहे। 13वीं लोकसभा 1999 से 2004 में सांसद रहे। 14वीं लोकसभा साल 2004 से साल 2009 में सांसद रहे। 16वीं लोकसभा साल 2014 से साल 2019 में सांसद रहे। 12वीं और 13वीं लोकसभा के दौरान बीजेपी के चीफ व्हिप रहे। साल 2000 से साल 2003 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहे। 2003 में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं को गति दी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और नॉर्थ साउथ एवं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजनाओं को आकार दिया। साल 2007 से साल 2009 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। 11 सितंबर साल 2011 को मजबूत लोकायुक्त कानून की घोषणा की। साल 2011 से साल 2012 तक दोबारा से मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त छवि बनाई। साल 2026 91 साल की उम्र में निधन हुआ। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। हल्द्वानी में अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री, फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और दवाओं पर भारी छूट के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर शहर की दवा दुकानें एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहीं। दवा व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवा बिक्री और सख्त कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बिना स्पष्ट कानूनी प्रावधानों के
इंटरनेट के जरिए दवाओं की बिक्री मरीजों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्जी ई प्रिस्क्रिप्शन और बिना वैध चिकित्सीय सलाह के ही दवाइयां बेच रहे हैं। मेरा नाम गोपाल अधिकारी है, मैं अध्यक्ष हूँ केमिस्ट एंड डाइजेस्टिन हल्द्वानी। यह आज हमारा देशव्यापी बंद है। 28 अगस्त 2018 को एक मसौदा तैयार होता है और वो तैयार होता है ऑनलाइन के लिए, दवाएं होम डिलीवरी के द्वारा दिया जाए, एक मसौदा बनता है। लेकिन वो मसौदा हमारे जो व्यापारी अपनी दवाओं की दुकानें बंद कर रखी है, क्योंकि छोटे व्यापारियों को इन ऑनलाइन दवाइयों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और छोटा व्यापारी अपनी दुकानों को बंद करने की कगार पे पहुंच गया है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है और सभी दुकानें पूरे हिंदुस्तान में दवाई की पूर्ण रूप से बंद है। हम सब एक मत होके ये चाहते हैं कि सारे जितने भी ये ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं ये सब बंद हो बस। और मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो दवाइयों से, नकली दवाइयाँ जो ऑनलाइन के माध्यम से घर घर पहुँच रही है, जो कम रेटों के माध्यम से वो कहते हैं कि हम कम रेट में दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कई जगहों पर नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, उनको कसने के लिए ऑनलाइन दवाइयों का विरोध होना चाहिए पूरी तरीके से। क्योंकि हम लोग दवाइयाँ देते तो हमारे वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं, प्रॉपर हमारी बिलिंग चेक करते हैं, इनकी बिलिंग चेक ही नहीं हो पा रही है। और दूसरा, जो AI के द्वारा जो जनरेट की जा रही हैं, जो पर्चियाँ जनरेट की जा रही है, 10 साल 15 साल 16 साल का लड़का भी अपने आप को 80 साल बता के नारकोटिक दवाइयाँ अपने घरों पे मंगा दे रहा है। इसका बहुत बड़ा नुकसान है। दवा व्यवसाय जो है एक व्यवस्था के तहत बनाया गया है। हमारे पास दवाई में क्या होता है, बैच नंबर आते हैं। असली और नकली की व्यवस्था सिर्फ एक हम बैच नंबर से ही उसको जान सकते हैं। ऑनलाइन में कोई उनका ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई AI जनरेट कर देना पड़ता है, उससे दवाइयाँ आ जा रही हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे लिए नियम कानून है, ऑनलाइन वालों के लिए कोई ऐसे नियम कानून नहीं है गवर्नमेंट के। हमें सबको, हमें सेल का बिल रखना है, परचेज का बिल रखना है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, क्या दवाइयाँ हैं, कोल्ड स्टोर हमें उसका मेंटेन करके चलना है। लेकिन ऑनलाइन के लिए कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है अभी कि उन लोगों को कैसे दवाइयाँ बेचनी है, क्या बेचनी है। और अगर किसी भी डॉक्टर ने अगर 10 दिन की दवाइयाँ लिखी, अगर किसी ऑफलाइन केमिस्ट के पास जाता है तो 10 ही दिन की दवाइयाँ देगा है, और अगर ऑनलाइन वाले के पास जाता है तो अगर महीने का तो पूरी महीने की बेच दे रहा है कि हम चाहें कि। तो वहीं सितारगंज के पास ग्राम लोका में जहरीली शराब और नशे के कारोबार को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसमें कच्ची पक्की शराब में इंजेक्शन, दवाएं और कैप्सूल मिलाकर नशा तैयार किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिलती है। मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व MLA नारायण पाल गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस अवैध कारोबार के कारण कई परिवारों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन चाहिए, कोई लेडीज का कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। हम दारू वहाँ पकड़ के देंगे, यहाँ भी हम पकड़ के दिए हैं, यहाँ सील भी लगा है, बाकी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आज इस समय तो टाइम तक मेला लग जाता है। ये दाम में है नीचे 2, उसका लड़का बोल रहा है कि वो आएंगे तो हम तलवार से काटेंगे, हम लोग के जाएंगे छुड़ाने, दारू बंद करवाने के लिए, तो तलवार से काटेंगे। ये जो छोटे लड़के बैठे थे, ये तो ऐसी मर जाएंगे लोग यहाँ के, तो इसे रोकथाम जरूरी है। और जो अगर कोई महिला ये कह रही है कि हम तो पहले बेचते थे अब भी बेचते हैं, जी तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है, नहीं बेचना चाहिए। तो नाराजगी किसी से नहीं है, नाराजगी उससे है जो यहाँ कारोबार कर रहा है अवैध। ठीक। देहरादून में नर्सिंग एकता संघर्ष समिति ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थायी नियमावली की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि वर्ष 2020 के करीब 3000 पदों की भर्ती में वरिष्ठता आधारित चयन में और बार बार नियमों में बदलाव से कई योग्य जूनियर उम्मीदवारों को नुकसान हुआ है। साथ ही उनका कहना है कि कुछ लोगों को दोबारा अवसर मिला जबकि कई वंचित रह गए। समिति ने सरकार से वर्षवार भर्ती प्रणाली लागू करने की मांग की।
मैं ये बोलना चाहता हूँ 2020 में जो नियमावली बनी थी उसमें सरकार ने 3000 भर्ती निकाली थी। तो 3000 भर्ती कैसे निकाली थी? आधा पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए वो किया था, 2600 पोस्ट आई थी एग्ज़ाम के लिए। उस समय हम पूरी तरह एग्ज़ाम के लिए तैयार थे। हम उस समय वर्षवार हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि 14-15 साल बाद तो भर्ती आई थी नर्सिंग की, तो हम पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक से जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने क्या किया कि धरना शुरू कर दिया कि इस भर्ती को वर्षवार कराने की वो करो। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम भी उनके साथ खड़े रहे कि ये वर्षवार होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें जो हमारे सीनियर्स छूट गए हैं, जैसे जो अभी धरना चल रहा था 6 महीने हो गए वो छूट गए हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? अब हमारी ये मांग है कि अब जैसे सरकार से ये मांग है हमारी कि ये हमेशा के लिए वर्षवार कंटिन्यू करे, ये नियमावली चेंज ना करें जो नियमावली बनी है, ताकि पारदर्शिता रहे। तो वहीं देहरादून के रिस्पाना पुल स्थित अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया गया। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि फायर टीम 7 मिनट में मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। लगातार अस्पतालों पर लगा, देखिए हॉस्पिटल्स का तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही कह रखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं और हमारी इस तरह की प्लेसेस हैं जहां पर लोगों का आना जाना रहता है, और अस्पताल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका सेफ्टी ऑडिट समय समय पर कराया जाए। निश्चित रूप से इसका सेफ्टी ऑडिट जरूर हुआ होगा, लेकिन अभी बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है, इसके बारे में मैं अभी तत्काल कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पता लगा है कि ये किसी का हॉस्पिटल था, ये आनंद सिंह गोरा जी कोई नाम बता रहे हैं, और उन्होंने पेंसिया ग्रुप को ये हॉस्पिटल रेंट पर दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें जब जांच होगी तब सामने निकल कर आएंगी कि किसी तरह की लापरवाही हुई या नहीं हुई। हालांकि जो प्रथम दृष्टया मामला फायर सर्विस का होता है कि ये शॉर्ट सर्किट का ही लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और इसी लगता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम। यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के हाई प्रोफाइल मामले में नैनीताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे को हिरासत में लिया है और पूछताछ भी की। आरोपी पर शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग नेटवर्क चलाने के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक नरेश पांडे के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और यौन शोषण का मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि वो लड़कियों की वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चला रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को हिरासत में लिया। तो वहीं नरेश पांडे के साथ 4 बाउंसरों को भी हिरासत में लिया गया है। मल्लीताल कोतवाली में एक युवती ने तहरीर दिया था कि उसका जो है शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से उत्पीड़न कर रहा है एक व्यक्ति द्वारा, और उस व्यक्ति के ऊपर विभिन्न मुकदमे भी दर्ज है करके। उस एप्लीकेशन के आधार पर तत्काल हमने मुकदमा एफआईआर पंजीकरण किया। आज उसके बाद जो है बहुत हैरतन चीज़ें सामने आई। स्थानीय जनमानस के द्वारा भीमताल भवाली के निवासीगण द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम आपने लिया, वो जो है वो महिलाओं को, कुछ लोगों को आगे करता है, और उसके बाद जो है उन महिलाओं के माध्यम से कुछ पुरुषों का संबंध बनवाने के बाद उनका वीडियो बनाकर और उन वीडियो के आड़ में वो उन लड़कों को और पारिवारिक लोगों को रैकेट के तौर पे तला रहा करके एक सूचनाएं आई थी। तो आज जो है सुबह जो है मल्लीताल पुलिस द्वारा उस आरोपित मतलब बेसिकली उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का आरोपी है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।